नमस्कार, आदाब। मैं आदिल खान क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह केस एक तारीखी केस है। इसमें अदालत ने एक तारीखी फैसला सुनाया था। उस तरह का फैसला और उस फैसले में तय किए गए फैक्ट्स को पहले कभी किसी केस में आधार नहीं बनाया गया। आखिर क्या था यह केस? इस केस के बारे में जानना अब सबके लिए बेहद जरूरी है। क्या हुआ बेटा? आंटी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, हम पहुंचने ही वाले हैं। नहीं रुक सकती आंटी, प्लीज। बहुत तेज आई है। क्या हुआ? सर, इसे बहुत तेज टॉयलेट आई है। आगे देखो, कोई जगह हो तो गाड़ी साइड में लगाओ। वहां चली जाओ, जल्दी करो। आंटी, मैं ऐसे कैसे करूं? आप उधर मुड़ जाइए ना। ठीक है। फातिमा, हुआ? फातिमा, 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 फातिमा! सर, क्या हुआ? फातिमा फिर से भाग गई। ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी। फातिमा! फातिमा! क्या हुआ? मिली फातिमा? नहीं सर, नहीं मिली। हम पुलिस वालों को अक्सर यह गुरूर होता है कि हम क्रिमिनल साइकोलॉजी को बाखूबी समझते हैं। मैंने भी अपने करियर में कई मुजरिमों के दिमाग को समझा, परखा, लेकिन एक बच्चे के जहन में क्या चल रहा होता है यह समझ पाना आसान नहीं होता। कोई बच्चा कब क्या फैसला लेता है, उस फैसले के पीछे क्या वजह छुपी होती है, यह समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और आज का यह केस भी एक ऐसी ही बच्ची फातिमा से जुड़ा था, जिसकी ज़हनियत को तब हम भी समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फातिमा हमें कब, कैसे और किन हालात में मिली, और वो हमारी कस्टडी से क्यों भाग गई थी, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फातिमा की जिंदगी के उन पन्नों को पलटना होगा जिन्हें तब हम भी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फातिमा, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? अच्छा, तुम ये बना रही थी। वापस से तुमने स्कूल से तड़ी मारी। तुम्हारी फूफी को मालूम पड़ेगा ना, तुम पे बहुत नाराज होंगे। अच्छा, डरो मत, ये लो। तुम्हारी फूफी को हम समझा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब चलो घर चलो। कहाँ मटा गश्ती कर रही थी ये? हाँ, कहाँ पर थी तू? तुम यहाँ बाहर ही चालू हो गई हैं। छोड़ो, बच्ची है। चलो आओ फातिमा, अंदर आओ। क्या बच्ची है ये? हाँ, हरकतें देखिए इसकी। सुनो, आज मैं इसके स्कूल गई थी। पता है इसने मास्टरनी को क्या बोला है? कि मेरी फूफी को कैंसर है, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, इसलिए मैं स्कूल का काम नहीं कर पाती। बोलती क्यों नहीं? फातिमा, क्या ऐसा है कि तुमने ऐसा बोला? हाँ, मैंने इसे बोला था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो टीचर मुझे बहुत मारती, और अब फूफी मुझे बहुत मारेगी। आप भी मार लो फूफी। देखो 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 इसकी नौटंकी। अब ये रोना धोना बंद। तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे ना तो ये हमसे दूरी बना लेगी, और लोग क्या सोचेंगे कि हम इस पे जुल्म ढाते हैं? आप तो रहने ही दीजिए। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज वो बिगड़ी हुई है। इतनी मुश्किल से स्कूल में दाखिला कराया है। जब पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तो बंद करा दो ना स्कूल। मैंने तय कर लिया है, अब से आशिमा के घर ही पढ़ाई लिखाई करेगी और वहीं से सुधारेगी। चल अंदर जा, कपड़े बदल। पता नहीं सारा दिन कहाँ घूमती रहती है, परेशान कर रखा इसने। अरे ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है? घड़ी देखिए, 2 बजे का टाइम है और रोज तू 2:30 बजे के बाद आती है। आज तो तेरी फूफी को बता ही देती हूँ। नहीं प्लीज, फूफी को मत बताइए, मैं कल से टाइम पे आऊंगी। 2 से लेके 20 तक पहाड़ा लिख के दिखा।
और इस बार एक भी पहाड़ा गलत हुआ ना तो फिर देख लेना। चल बैठ, बैठ नीचे। जैन सर, आइए। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। बच्चे की उम्र सिर्फ 10-11 साल की होगी और इतनी बुरी तरह से मारा है इसे और मार के इस तालाब में फेंक दिया। हो सकता है बच्चा इसी इलाके का हो। आसपास पता करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हाँ, मर गई वो। आज मिलेगी ना तो जान से मार दूंगी मैं उसे। कोई बाकी तो नहीं है टिकट के लिए? तुम फातिमा के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? कितनी बार समझाया कि उसके साथ ऐसे पेश मत आया करो। अब अगर वो नहीं लौटी तो लोगों क्या जवाब देंगे? बस, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है फातिमा की। अगर इतनी फिक्र थी तुमसे डर के भागी क्यों? वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, लौट आई थी ना। अगर इस बार नहीं लौटी ना तो खुदा कसम मैं तुम्हें। चलो चलो उतरो, आखिरी स्टॉप आइए, चलिए उतरिए। चलो ड्राइवर भाई साहब डिपो ले चलो। अरे एक मिनट, किसके साथ हो? कहाँ उतरना था? कहाँ जाना है? वो मेरा अप्पू। रुक, कहाँ भाग रही है? रुक। ये इतने पैसे चोरी करके भाग रही थी? पॉकेट मारा किसी का? ये क्या कर रहे हो बच्ची के साथ? शर्म नहीं आती बच्ची को छेड़ते हुए? अरे भाई साहब, बहुत ही चालाक लड़की है ये। बस में से किसी का पॉकेट चुरा कर भाग रही थी और जब मैंने पकड़ा तो मुझे फंसाने के लिए ऐसा कर रही है। किसका पर्स है ये? कहां से है तुम्हारे पास इतने पैसे? एक काम करे भाई साहब, पुलिस को बुलाइए। कमिंग सर। कमिंग। सर, तालाब पर जिस बच्चे की लाश मिली थी हमने उसके बारे में तालाब के आसपास सभी लोगों से पता किया, लेकिन किसी ने भी उस बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं किया। और हमने सभी पुलिस थानों में भी चेक किया सर, लेकिन किसी भी थाने में ऐसी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है जो उस बच्चे की उम्र और हुलिये से मैच करती हो सकता है बच्चा यतीम हो या फिर उसकी फैमिली से ही उसके मर्डर में शामिल हो, इसलिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की गई। हो सकता है कमिंग सर। कमिंग। सर, नोएडा के एक बस स्टॉप पर 9-10 साल की एक बच्ची को पकड़ा गया है। सर, कंडक्टर का कहना है कि वो बच्ची बस में पॉकेट मार रही थी, लेकिन जब वो कंडक्टर ने उसे पकड़ा तो वो बच्ची उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने लगी। शर्मा। सर चलो। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? देखो डरो मत, जो भी है सच सच बताओ। क्या ये अंकल ठीक बोल रहे हैं? सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? इस लड़की के हाथ में जो पर्स है आप उसे देखिए, कितना पैसा है उसके अंदर। लो बेटा पर्स देखो। नहीं। कविता दो, छोड़ो। इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? बेटा तुम्हारा घर कहाँ है बताओ।
जॉब कर रहा है। अरे साहब जाने दो ना साहब, गलती हो गई। तो क्या है? चाय पानी है साहब। सर आपको खर्चा पानी चाहिए ना, ये लीजिए, रख लीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। ए लड़की, क्या समझाया तूने? हाँ, छोड़ इसको। सर ये देखिए क्या निकला इस पर्स में। ये क्या है? कहां से आया तुम्हारे पास ये? किसने दिया तुम्हें ये? बेटा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पर्स में क्या था? देखो, हम अब भी पूछ रहे हैं, सच सच बता दो, क्या वो पर्स तुम्हारा है? नहीं नहीं, वो पर्स मेरा नहीं है। तो वो पर्स आपने चुराया था? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तो वो पर्स आपके पास कैसे आया? सर बहुत चालाक लड़की है। जब इसके पर्स में से पैसे निकले तो कहती मेरा है, और जब गांजा निकला तो मना करने लगी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर जाना है। अच्छा ठीक है, आपको आपके घर लेके जाएंगे, लेकिन कैसे लेके जाएं? पहले ये तो बताओ, आपका घर है कहाँ पे? याद नहीं? लेकिन आपको आपका नाम तो याद होगा ना? क्या नाम है आपका? और वो बैग आपके पास कहाँ से आया? देखो बेटा, जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं, ये तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, तुम्हारा घर कहाँ है? झारखंड। झारखंड? तो झारखंड से नोएडा कैसे? रेलगाड़ी से। किसके साथ? आपके घर पे और कौन कौन है? छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है, घर जाना है। हाँ बेटा, छोड़ो। आपके घर ले जाएंगे। अभी आप अंदर जाओ। शर्मा, पता करो, शायद कहीं से इस लड़की के बारे में कुछ पता चले। सर। और उस लड़के का क्या हुआ जिसकी लाश हमें तालाब पे मिली थी? कुछ पता चला? पूछताछ जारी है सर। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। वालेकुम अस्सलाम। और जावेद भाई, सब गनीमत? क्या बताओ भाई, कुछ भी गनीमत नहीं है। लड़की ने नाक में दम कर रखा है मेरा बैग चुरा के भागा। बैग में 10,000 रुपए के साथ साथ 25,000 का माल भी था, और अभी पुलिस के हाथ लग गई है। भाई मेरे को शक है कि इस लड़की के चक्कर में पुलिस हम तक ना पहुंच जाए। टेंशन मत ले जावेद, मैं निकालता हूँ इसको बाहर। ये देख, इस लड़की के पास ड्रग्स मिला है। अपने एरिया में जितने भी लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं ना, सबकी इन्फॉर्मेशन निकाल और पता कर इस लड़की के पास ये ड्रग्स आया कहाँ से। अल्लाह, फातिमा, ये क्या कर दिया तूने? पूरी दीवार खराब कर दी। अम्मी, दीवार खराब का किया? देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। ये आपा, ये भाईजान, ये आप, ये अब्बू और वो मैं, छोटी सी। बेटा, अगर फोटो बनानी थी तो कॉपी में बनाती। पूरी दीवार गंदी करने की क्या जरूरत थी? अम्मी, कॉपी भर गई है। मैंने अब्बू से कहा था कि वो कॉपी ले आए। हाँ तो तेरे लिए लाए हैं ना नई कॉपी, ये देख। ये मेरी नई कॉपी। मेरा प्यारा बच्चा। ना। आपा,
भाईजान देखिए, अब्बू मेरे लिए नई कॉपी लाया है। अरे फातिमा, ये क्या कर रही हो? पूरी दीवार गंदी कर दी। कॉपी भर गई है, नई कॉपी कब लेके आएंगे अब्बू? बेटा, तुम्हें अब्बू की याद आ रही है? तो बताओ, तुम्हारे अब्बू कहाँ रहते हैं? हम उन्हें यहाँ बुला लेंगे। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। सर, जिस बच्चे की लाश तालाब में मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत चाकू घोंपने से हुई थी और फॉरेंसिक टीम ने उसके कपड़ों की जांच की तो उसकी पैंट की जेब से ट्रेसेस मिले हैं सर। फातिमा के पास से भी मिले थे, तो हो सकता है फातिमा का उस बच्चे से कोई कनेक्शन हो। उसे मिलते हैं, मुमकिन है उसके बयान से हमें उस बच्चे पर कोई क्लू मिले। सर, उस लड़की ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी इस बात में सच्चाई है कि वो झारखंड की रहने वाली है। ऐसा लगता है उसके अब्बू मर चुके हैं। उनका जिक्र होते ही वो उदास हो गई थी और तब से उसने कुछ खाया भी नहीं। मुझे नहीं खाना, मुझे जाने दो। क्या हो रहा है ये? मुझे जाना है यहाँ से। घर जाना ना आपको? बैठो। हम तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। जब तक आप बताओगे नहीं, हम आपको आपके घर कैसे लेके जाएंगे? बोलो। ठीक है, लेकिन हमने आपके घर का पता लगा लिया कि आप कहाँ रहती हैं। यहीं रहती हो ना, जहाँ पे लड़का रहता था? नहीं, मुझे जाना है। एक मिनट, बोलो कहाँ जाना? जगह का नाम बोलो। दुर्गापुर। गली नंबर, मकान नंबर याद है? नहीं, वो तो नहीं मालूम, पर मेरे घर की दीवार सफेद रंग की है। कहाँ थी तू फातिमा? भूख नहीं लगती क्या तुझे? तेरी वजह से अम्मी ने भी खाना नहीं खाया। दवा लेनी उनको। अम्मी आप खाना। अम्मी, आपको तो बुखार है। बुखार में सिर क्यों गर्म होता है? बातें बनाना छोड़ और चल खाना खा। रिहाना, ये अम्मी। बेटे खाना लिया तो? लाई अम्मी। ये ले, ये तेरे लिए, अम्मी आपके लिए। चल। अब्बू, अपने आप को संभाल नहीं सकते तो इतना क्यों पीते हो? आपकी अम्मी को क्या हो? अच्छा बैठो, बैठो, बैठ जाओ। ये लड़की कुछ भी साफ साफ नहीं बोल रही है। कुछ है जो ये शायद जानबूझ के छुपा रही है। लेकिन सर, दुर्गापुर झारखंड का एक कस्बा है। हो सकता है झारखंड की रहने वाली हो, लेकिन ये नोएडा कैसे पहुंची और इसके पास वो ड्रग क्यों मिली? और इसका उस बच्चे के साथ क्या कनेक्शन है जिसकी बॉडी हमें उस तालाब में मिली? उस बच्चे का कत्ल किसने किया, क्यों किया, किस मकसद से किया? खबरें से कटे? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। अगर ये मान लें कि ये दोनों बच्चे किसी ड्रग पेडलिंग गैंग के लिए काम करते हैं तो जाहिर है उन लोगों ने इन्हें ट्रेनिंग दी होगी। इसलिए बच्ची किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रही, बल्कि गोल गोल बातें करके घुमा रही। वो नहीं बोल रही जो हम इससे पूछना चाह रहे हैं। और इसने जो तुम्हें घूस देने की कोशिश की, ये रंग भी उसने वहीं से सीखे हों। ये लड़की हमें मिली गाजियाबाद से नोएडा आने वाली बस में। तो ड्रग पेडलिंग ग्रो भी उसी रूट पर एक्टिव होगा। एक काम करो, इसको वापस उसी रूट पर लेकर जाओ और इसके एक्सप्रेशन को बारीकी से मॉनिटर करना। ये अपनी जगह को देखकर जरूर रिएक्ट करेगी। और ये भी पॉसिबल है कि वहाँ कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इस लड़की को पहचानता हो।
कौन है वहां? कौन है? कौन है? चोर! चल चल चोर! क्या हुआ? क्या हुआ? गार्ड! क्या हुआ? कौन आया था? मैम फातिमा अपने रूम में नहीं है, गायब है। नहीं है मतलब? सर, यहाँ के गार्ड पे हमला हुआ है। फिलहाल उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। फातिमा कुछ पता चला? नहीं सर। इधर सर, जब हम लोग आए तो गार्ड यहीं पड़ा हुआ मिला था। पता नहीं, एक लड़की गायब होगी और आप लोगों को पता नहीं क्या कर रहे थे। ये सिक्योरिटी यहाँ की? सर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मैडम आज तो हो गया ना? सीसीटीवी है? हाँ सर। फुटेज निकाली। फातिमा की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेजो और पैटर्निंग टीम को भी इन्फॉर्म करो। सर, सर 2 आदमी यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या ये फातिमा को यहाँ से भगाने आए थे या फिर इन सब का फायदा उठाकर फातिमा खुद भाग गई? ये दोनों जो भी थे इस जीवन शांति में चोरी के इरादे से तो आए नहीं होंगे। तो इनका मकसद क्या था? फुटेज से साफ लग रहा है कि फातिमा इनके साथ नहीं गई बल्कि अपनी मर्जी से भागी। शर्मा, इस बच्ची का जल्द से जल्द मिलना जरूरी है। पता करो वो नोएडा में कहाँ हो सकती है। उसने कहा था कि वो झारखंड के दुर्गापुर की रहने वाली है। वहां की लोकल पुलिस को उसकी एक फोटो भेज। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते, बोलो। एक बेड मिलेगा? 14 रुपए। ए रुक रुक रुक, चोरनी पैसे दे। ए रुक रुक रुक। एक तरफ जहां हम फातिमा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस बच्चे की पहचान पता करने में जुटे थे जिसकी लाश हमें तालाब में मिली थी। और काफी कोशिश के बावजूद भी हम उसकी पहचान पता नहीं कर पाए थे। और उस बच्चे का फातिमा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। फातिमा की तलाश में हमने उसकी तस्वीर झारखंड दुर्गापुर पुलिस से शेयर की तो पता चला कि दुर्गापुर पुलिस काफी पहले से ही फातिमा के वालिद अख्तर के मर्डर केस की तहकीकात कर रही थी। और साथ ही दुर्गापुर पुलिस से फातिमा के उस घर के बारे में पता चला जहाँ फातिमा के माँ बाप जरीना और अख्तर के इंतकाल के बाद उसके दोनों भाई बहन उसकी बड़ी फूफी और फूफा के साथ रह रहे थे। साहब मैं फातिमा की फूफी हूँ, लेकिन फातिमा तो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती? वो फरीदाबाद में रहती है। मेरी छोटी बहन और उसकी छोटी फूफी शबनम के यहाँ पर। फरीदाबाद में शबनम रहती कहाँ? वो सब मैं आपको बताती हूँ साहब, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि फातिमा ने ऐसा क्या किया है कि आप उसे ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए? हमने उसे नोएडा में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और उसके पास से ड्रग्स भी मिली थी। क्या? ये लड़का कौन है? इसे पहचानती हैं? नहीं साहब, हम इस बच्चे को तो नहीं जानते। और साहब हम तो फातिमा को भी फरीदाबाद नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन इन बच्चों की किस्मत ही खराब। ये बच्चे तो तभी अनाथ हो गए थे जब इनकी माँ जरीना का इंतकाल हुआ। और जरीना की मौत के बाद तो वो ज्यादा ही शराब पीने लगा था। उसके कुछ दिनों बाद तो उन्हें भी किसी ने मार दिया। और कमाल, रेहाना और फातिमा, ये तीनों बच्चे अनाथ हो गए। साहब ये दोनों तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन फातिमा इतनी छोटी उम्र में ये हादसा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
वो अपने अम्मी अब्बू को हमेशा याद किया करती थी और अकेले में बड़बड़ाया करती थी। अम्मी, अब्बू बुरे नहीं है ना अब्बू? आप मेरी तरह अम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं ना? फातिमा को अख्तर भाई और भाभी की मौत का गहरा सदमा लगा था। हमें लगा था कि वो यहाँ रहेगी तो वो उनकी याद में पागल हो जाएगी, इसलिए हमें उसे शबनम और उनके शौहर के साथ फरीदाबाद भेजना पड़ा। रेहाना अपा, मुझे नहीं जाना। कमाल भाईजान, मुझे आपके साथ रहना है। फातिमा, अभी घर चलो, रेहाना और कमाल तुमसे घर पर मिलने आएंगे। आओगे ना मिलने? हाँ फातिमा, तू जा, हम आएंगे बड़ी फूफी के साथ, पक्का। इनसे शबनम का नंबर और एड्रेस लो और शर्मा को बोलो कि तुरंत शबनम के घर जाए। याद ये लोग पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। वहाँ हमें फातिमा उस हालत में मिलती है और यहाँ आके पता चलता है कि उसके वालिद अख्तर का कत्ल हुआ था। ये अख्तर का कत्ल क्यों हुआ था? सर अख्तर को शराब की लत थी, साथ साथ वो जुआ भी खेलता था। सर कई लोगों से वो कर्जा भी ले रखा था। सर यहाँ के लोगों से उसकी बनती भी नहीं थी, तो हमें लगा शायद मर्डर की वजह यही हो। तुम लोगों ने कुछ भी छुपाया ना तो तुम दोनों ही जेल में हो गए। बताओ कहाँ है फातिमा? बोलो। हाँ साहब, हम आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। हम तो फातिमा को यहाँ उसके भले के लिए ही लाए थे, लेकिन बेचारी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। साहब, हमने अपनी हैसियत के हिसाब से उसका स्कूल में दाखिला भी कराया था। हाँ, शुरुआत में उसका यहाँ मन नहीं लगता था, लेकिन बाद में उसका पढ़ाई में खूब मन लगने लगा था। फूफी, फूफी आपको पता है मैंने स्कूल में टॉप किया है। मुझे 100 में से 95 मार्क्स मिले। अरे वाह, दिखा। अरे वाह, शाबाश। मैं बहुत खुश हूँ। अरे लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की ही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसका धीरे धीरे पढ़ाई से भी मन हटने लगा। हम उसे स्कूल भेजते थे तो स्कूल से भी भाग जाती थी। आए दिन उसकी मास्टरनी उसकी शिकायत करती थी। मैं जब उसे समझाती थी तो वो घर से भी भाग जाती थी और रास्तों में भटकती रहती थी। फिर हमें मजबूरन उसका स्कूल बंद करवाना पड़ा और फिर उसके बाद वो आशिमा के घर चली गई पढ़ने के लिए। आशिमा? कौन आशिमा? आशिमा मेरी सहेली है, वो यहीं पास में ही रहती है। आशिमा उसे पढ़ाती थी और फातिमा बदले में आशिमा के बच्चे का ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फातिमा का मन वहाँ से भी उब गया था, वो वहाँ से भी भाग गई। सर, हमारी जिंदगी तो उसको इधर उधर ढूंढने में ही बीत गई है। लेकिन अभी फातिमा इतने दिनों से हमारे साथ थी, तो इस बार उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की तुम लोगों ने? और उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करवाई? साहब, हम लोग कंप्लेंट करना चाहते थे, लेकिन इस बार हम लोग डर गए थे। किस बात से डर गए थे? वो साहब, इस बार फातिमा से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। साहब, फिर आशिमा ने बताया कि फातिमा उसके बच्चे को खूनम खून करके भाग गई है। हमने फातिमा को खूब ढूंढा लेकिन हमें कहीं नहीं मिली वो। मतलब फातिमा ने आशिमा के बच्चे को मार दिया? नहीं साहब, बच्चा मरा तो नहीं, लेकिन उसको बहुत गंभीर चोटें आई थी और उसकी हालत बहुत नाजुक है। और फातिमा ने सिर्फ बच्चे को गिराया ही नहीं, बल्कि उनके घर से 10,000 रुपए भी चोरी करके भाग गई थी। ये आशिमा का घर कहाँ है, बताओ मुझे। चलो। साहब, वो लोग यहाँ पे नहीं है, बच्चे का इलाज करवाने मुंबई गए हैं। इस बच्चे को देखा है कभी? जानते हो इसे? नहीं साहब। लेकिन शर्मा, एक 10-11 साल की बच्ची में इतना गुस्सा, ये नॉर्मल बात नहीं हो सकती। होगी भी कैसे? पिछले 1-1.5 साल में इस बच्ची ने इतना सहा है, इतना देखा है। अपने माँ बाप को है, अपने भाई बहन से दूर, या अपने फूफा फूफी के साथ रह रही।
लेकिन सर उसके छोटे फूफा फूफी का कहना है कि फातिमा का बर्ताव 6 महीने पहले तक काफी अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी वो, लेकिन फिर सडनली उसके बर्ताव में ऐसा चेंज आया कि उसने एक छोटे से बच्चे की जान लेने की कोशिश की। शर्मा, बच्चों में कोई भी बदलाव ऐसे ही अचानक ही एकदम नहीं आता, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती। तुमने बताया था कि पिछले 6 महीने से आशिमा के यहाँ जा रही थी, आशिमा से मिले? नहीं सर, मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, मुंबई में है वो। और हाँ सर, जब हम फातिमा को अलग अलग एरियाज में घुमा रहे थे तो उसने आशिमा के घर को देखकर रिएक्ट भी किया था। सर हो सकता है फातिमा ने उस घर को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि आशिमा के बच्चे को उसने वहीं पर घायल किया था। और इस बच्चे को घायल करने के बाद ही वो भागी थी और हमें ड्रग्स के साथ मिली थी। और ये कैसे माँ बाप जिनके छोटे से बच्चे पर फातिमा ने जानलेवा हमला किया और उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की? जावेद और आशिमा दोनों के बारे में पता करो। सर। क्या फातिमा, घर नहीं चलना है क्या? आजा, घर चलते हैं। अरे पकड़! अंकल, 2 गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे बचा लो प्लीज। कहाँ है गुंडे? दिखाओ, कहाँ है गुंडे? अंकल, मैं सच कह रही हूँ, वो भी यहीं पे थे। बस फातिमा, बहुत कहानी बना ली, बहुत घुमा लिया हमें, चलो अब। फातिमा, अब एक भी झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। बताओ, जानती हो इस लड़के को? नहीं? नईम नाम था इसका? और वो 2 लोग कौन थे जो उस रात यहां पर आए थे और तुम भाग गए थे? सर मुझे लगता है बच्ची एक साथ कई ट्रॉमा से गुजर रही है। उसने जो कुछ भी देखा है उसकी वजह से ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। एंड आई फील बच्चों में ऐसे मेंटल ट्रॉमा की वजह फिजिकल एब्यूज भी हो सकता है। इसका कंप्लीट मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा सर। ओके, आप चेकअप कीजिए एंड प्लीज अपडेट। आइए सर। बोलो राणा। जावेद और आसमा की कुंडली निकालिए। आसमा तो क्लीन है, लेकिन ये जावेद जो है किसी मुश्ताक नाम के आदमी के साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा करता है। जावेद और मुश्ताक अंडरग्राउंड होने की फिराक में थे, लेकिन हमारी टीम ने जल्दी उनके ठिकाने का पता लगा लिया। जावेद और मुश्ताक को हमने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फातिमा की मेडिकल रिपोर्ट ने हमें चौंका दिया। एक 10 साल की बच्ची के साथ लंबे अरसे से रेप किया जा रहा था। फातिमा के साथ हुई इस हैवानियत के लिए तब हमें सिर्फ जावेद और मुश्ताक ही गुनहगार लग रहे थे। हमने फातिमा का रेप कभी नहीं किया साहब, बस पिछले 6 महीने से हम लोग उसे अपना ड्रग्स का माल बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे साहब, बस। हाँ साहब, वो मेरी बीवी के यहाँ पे पढ़ने आया करती थी, तभी मुझे उसे इस्तेमाल करने का आइडिया आया था। फातिमा, आज के लिए काफी है, तुम घर जाओ, ठीक है? फातिमा, एक काम करेगी? खूब सारे पैसे मिलेंगे। पैसे? हाँ, बहुत सारे। फिर मैं उसे थोड़े पैसों का लालच देकर उससे अपने कस्टमर्स को ड्रग्स पहुंचाने के लिए बोलने लगा। साहब, बच्चों पर कोई शक नहीं करता है और वो पकड़े भी नहीं जाते, और अगर पकड़े भी गए तो उन्हें छुड़ाना बहुत आसान होता था साहब। चुपचाप खड़े रहे। अरे साहब जाने दो ना साहब, गलती हो गई। कैसी गलती हो गई? बच्ची है साहब। ये क्या है? चाय पानी है साहब। ये बच्चा भी तुम दोनों के लिए काम करता था? हाँ साहब,
तो फिर इसे मारा क्यों? तो क्या करते साहब, हमने उसको धंधा सिखाया और वो हमसे ही चालाकी करने लगा। कस्टमर से पैसा मिलता तो गायब कर देता। तो फिर वो हमने उसे गज्जू भाई से भी मिलते हुए देखा था। कौन गज्जू? गज्जू का भी हमारी तरह यही धंधा है। वो नईम साहब हमारा माल गायब करके उसके कस्टमर्स को बेचने लगा। खोपड़ी घूम गई साहब, मार डाला उसे। अल्लाह हमसे जानपति करेगा क्या रे? हाँ? जो हमें गुस्सा दिलाता है ना, हम उसका क्या हाल करते हैं पता चल गया ना? दिमाग में डाल ले। साहब हमको लगा नईम की मौत के बाद फातिमा काबू में आ जाएगी, लेकिन अगले दिन जब वो मेरे घर पे फिर से पढ़ने के लिए गई तो साहब उसने मेरे ही बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। साहब हम लोग सिर्फ फातिमा को पकड़ के खत्म करना चाहते थे, इसलिए उस दिन जब हम लोग जीवन शांति संस्था गए थे तो साहब वहां पे देखकर फिर से भाग गए। कौन है? छोड़ साले, रुक साले रुक। हम सच कह रहे हैं साहब, हम सिर्फ फातिमा को पकड़ के खत्म करना चाहते थे। हमने उसका रेप कभी नहीं किया साहब। साहब माफ कर दो साहब, साहब हमको फातिमा, कुछ तो बोलो बेटा। कौन था वो जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? डरो मत बेटा, हमें खुल के बताओ। देखो, अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और फिर तुम्हारी तरह वो किसी और के साथ भी ये सब कर सकता है। तुम नहीं चाहती ना कि किसी और के साथ ये सब हो? तो बताओ बेटा, बोलो कौन था वो? डरो नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हम हैं, बोलो। डरो नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फूफा। तुम्हारे फूफा? साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दीजिए। वो लड़की झूठ बोल रही है। अपने शौहर को बचाने के लिए उस बच्ची को झूठा बोल रही हो? साहब आप उस लड़की को जानते नहीं हो, वो एक नंबर की झूठी है। बच्ची की तरह समझा उसको हमने, लेकिन हमेशा वो एक बात से हमसे चिढ़ती थी। उसके बाप का और हमारा 36 का आंकड़ा था, और हमेशा अक्सर झगड़ा होता था हम दोनों का। जब यहाँ थी तो बोलती थी कि हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, और मैंने उनको क्यों पीटा। तब तो उसे ये भी कहना चाहिए कि उसके अब्बू अख्तर का कत्ल तो नहीं किया। साहब अख्तर का मर्डर किसी और ने नहीं, बल्कि उसके बेटे फातिमा के भाई कमाल ने किया। साहब अख्तर अपनी बीवी को पीटा करता था, और उसी वजह से वो अल्लाह को प्यारी हो गई, और कमाल ने इसीलिए ऐसा किया। और वो बच्ची तो साहब वो बचपने में कुछ भी बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया। आप उसी से पूछिए, कोई और ही होगा। सर, इसे बहुत तेज टॉयलेट आ रही है। सर, क्या हुआ? फातिमा फिर से भाग गई। फातिमा के बयान की बुनियाद पर हमने फरहान को फातिमा के साथ रेप करने के जुर्म में कस्टडी में ले लिया था, लेकिन फरहान की ये बात सच साबित हुई कि फातिमा के अब्बू को फातिमा के भाई कमाल ने ही मारा था। कमाल के खिलाफ दुर्गापुर पुलिस ने सारे सबूत जुटा लिए थे और कमाल को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था, लेकिन फरहान लगातार इस बयान से इनकार कर रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने फातिमा का रेप नहीं किया, और फरहान के इस बयान का सपोर्ट सिर्फ उसकी बीवी शबनम ही नहीं बल्कि फातिमा की बड़ी फूफी मेहरुनिसा और फूफा मुस्तफा भी कर रहे थे। पर हमने फरहान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी। 2 महीने से कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी, लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान फातिमा के बड़े फूफा और फूफी कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। फरहान लगातार कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। डिफेंस लॉयर वीना सहगल और प्रोसिक्यूशन लॉयर अनिल सिंह बार बार कोर्ट में अपना अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन फैसला किसके हक में जाने वाला था इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। और फिर जो हुआ उसने इस केस का रुख एक बार फिर से बदल दिया। सर, ये जीवन शांति संस्था से मिली ड्राइंग है जहां फातिमा रहती थी। सर, मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे शबनम से सवाल जवाब करने की इजाजत दे। इजाजत है। आपने इससे पहले कभी ये ड्राइंग देखी थी?
जी, घर पर फातिमा ने ही बनाई थी। आपने सबसे पहले ड्राइंग कब देखी थी? जब फातिमा पहली बार स्कूल नहीं गई थी। अब जा सकती है। सर, ये ड्राइंग से साफ साफ झलक रहा है कि रेप के बाद उस बच्ची के दिल और दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो नोएडा में आई तो पढ़ाई लिखाई में वो अच्छी थी, अव्वल थी। यानी उसने अपने गम से उबरना सीख लिया था। ये फरहान ने जो इसके साथ कुकर्म किया, ये जो घिनौना काम किया, फातिमा उससे उबर नहीं पाई। इसके अंदर आई एग्रेशन और बेचैनी की भी यही वजह है। और मिलाड अब ये सच से दूर भाग रही है। और सच से दूर इसलिए भाग रही है क्योंकि इसने जो देखा है उसको देखने के बाद इसका सच्चाई पर से विश्वास उठ गया है। और अभी भी अगर इसको न्याय नहीं मिला, इसके सच को झूठ बोलकर खारिज कर दिया गया, तो मिलाड इसके साथ बहुत बुरा होगा, इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑब्जेक्शन सर, हम इस बच्ची को कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं मान सकते। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पिछले 2.5 महीने से ये सुनवाई चल रही है। आजकल हमारी सोसाइटी में माइनर्स के साथ अक्सर ऐसी अमानवीय, नीच और भद्दी हरकतें हो रही है जिससे एक बच्चे का न सिर्फ भविष्य खराब होता है बल्कि आने वाली एक पीढ़ी, सभ्यता और समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये कोर्ट फरहान कुरैशी को गिल्टी मानता है और उसे इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता है। फातिमा के हक में अदालत ने एक तारीखी फैसला सुनाया था। हमारी चार्जशीट में लगाए गए सारे इल्जाम सही साबित हुए थे। लेकिन ये जीत सिर्फ हमारी नहीं थी, ये जीत थी हर उस लड़की की, हर उस बच्ची की जो आए दिन वहशत का शिकार होती रहती है और सालों की अदालती सुनवाई तक विक्टिम रोजाना तिल तिल कर मरती रहती है। लेकिन अदालत का यह फैसला उन सारे विक्टिम्स को हौसला देता है कि सच को चाहे कितना भी क्यों ना दबाया जाए, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।